Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this lecture we will cover types and kinds of companies. इसके पहले कंपनी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बता चुका हूँ कि कंपनी की क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। कंपनी से आप क्या समझते हो, कंपनी एक्ट 2013 कब कमेंसमेंट हुआ, कंपनी वर्ड कहाँ से डेराइव हुआ। यह लेटिन के दो वर्ड्स कॉम प्लस पनीर से मिलकर के बना हुआ है। कॉम मतलब टुगेदर, पनीर मतलब ब्रेड। ब्रेड का टुकड़ा जब टुगेदर शेयर करते हैं, यानी कि एसोसिएशंस ऑफ पर्संस हु विद देयर मी टॉक विद देयर मील्स टुगेदर, यानी कि जो अपने टुक विद देयर मील्स टुगेदर, जो एसोसिएशन ऑफ पीपल्स हैं जो अपने एक साथ जो खाना खाते हैं और उसके साथ जो वे पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, वहीं से उन्होंने कंपनीज वर्ड का जो है डेराइव किया। इसके बाद ब्रॉडली स्पीकिंग में कंपनी को हम दो कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं। एक तो कंपनी को हम कभी भी एक पार्टनरशिप फॉर्म की तरह नहीं देख सकते हैं। दूसरा, कंपनी के अंदर किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी नहीं होती है शेयर्स को लेके, कि जो व्यक्ति होते हैं, कंपनी के मेंबर्स होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। मेंबर में ट्रांसफ़र देयर इंटरेस्ट इन द एसोसिएशन विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी अनोदर मेंबर। दे आर इंडिपेंडेंट टू ट्रांसफ़र देयर इंटरेस्ट। ठीक है। Such kind of association is incorporated according to the law, whereupon it become a body corporate, or it is usually called a corporation with perpetual succession and a common seal। ये मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे कंपनी एक्ट की डेफिनेशन जो है 220 में बताई थी मैंने, और कई तरह की जो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस कंपनी के बारे में क्या कहा है वो मैं पूरे पुराने वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूँ। 1 और 2 में लॉर्ड लिंडले ने क्या कहा है, लॉर्ड हल्सबरी ने इसके बारे में क्या कहा है, ग्रेफ इवेंस ने क्या कहा है, जेम्स ने क्या कहा है। इसके बाद मैंने बताया था इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है, टिन नंबर कब जनरेट होता है, और कंपनी को टिन नंबर कब मिलता है। ये सारी चीज़ें बेसिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक बेसिक लेक्चर में कवर करा चुका हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो एक तरह का। तो अगर आप कंपनी एक्ट में अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो ये दो लेक्चर जा करके आप जरूर देखिए। मैंने ये बता दिया था कंपनी एक्ट को हम 21 चैप्टर्स, 470 सेक्शंस और 7 शेड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो कंपनी एक्ट पढ़ेंगे, तो यहाँ पर कंपनी एक्ट हम टाइप्स ऑफ कंपनी को आज डिस्कस करेंगे। बाकी के दो लेक्चर आप पुराने वीडियोस में जा कर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ कंपनी को 3 हेड्स में कवर कर सकते हैं। नंबर 1, पहला हेड जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी कैसे बनी उसके आधार पर पहला हेड जो है, पहला पार्ट जो कंपनी का, उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के अंतर्गत हम कंपनी को डिवाइड कर सकते हैं एज अ चार्टेड कंपनी, एज एन स्टेचुटरी कंपनी एंड एज अ रजिस्टर्ड कंपनी। इसको हम 3 पार्ट में देखेंगे। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी के हिसाब से अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी, इनको हम दो तरीके से लाइबिलिटीज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अनलिमिटेड कंपनी और दूसरी लिमिटेड कंपनी। और फिर कंट्रोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है या फिर एसोसिएट कंपनी है। तो सबसे पहला हेड पे हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे हम इसको, सबसे पहला जो है पॉइंट आता है वो आता है चार्टेड कंपनी का। तो चार्टेड कंपनी कौन सी कंपनीज होती हैं? चार्टेड कंपनी वो कंपनी होती हैं जो जो अब हमारे इंडियन, सबसे पहली बात है कि इंडियन हमारे जो कंपनी एक्ट है 2013, क्या उसमें चार्टेड एक्ट को हम पढ़ेंगे? तो सबसे पहले इसका आंसर है नहीं। चार्टेड एक्ट वो कंपनीज होती हैं जिनको किंग और क्वीन ने एक चार्टर पास करके बनाया जाए। जैसे कि आपने बहुत पहले बहुत सारे सब्जेक्ट में मतलब ये इससे पहले आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो हिस्ट्री में आपने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो वहाँ पे उन्होंने, जो वहाँ की क्वीन है, वो एक चार्टर पास किया था। वो चार्टर पास करके उसको अनुमति दी थी कि भारत में बिजनेस करने की। तो यहाँ पे किंग और क्वीन ने जब चार्टर पास करके किसी कंपनी को
कंपनी को बनाया था, कंपनी को फॉर्म किया था, तो इंडिया में इस तरह की कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि क्राउन रूलशिप अब इंडिया में नहीं रही। ठीक है, तो इंडिया में इस तरह कंपनी का एग्जांपल है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरह चार्टर कंपनीज का एग्जांपल है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन कंपनीज के बारे में हम कंपनी लॉ में नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हेड हमारा इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, जो तुम्हारे ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो फॉर्मेशन के आधार पे कि कंपनी कैसे बनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एज अ चार्टेड कंपनी लिस्टेड हुई थी। तो चार्टेड कंपनी वो कंपनी होती हैं जिनको किंग और क्वीन जो है वो बनाते हैं, तो वो सारी कंपनीज चार्टेड कंपनीज होती हैं। और चार्टेड कंपनीज को हम अपने इन कंपनी एक्ट 2013 में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब इनका कोई रोल हमारे इंडियन प्रोस्पेक्टिव में नहीं है। हमारे यहाँ पे रूल जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ पे क्राउन सिस्टम नहीं है। दूसरा है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनीज होती हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द स्पेशल एक्ट, विच आर फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट में पास होती हैं। पार्लियामेंट में एन एज एन एक्ट स्टैट्यूट, कोई भी जो हमारा स्टैट्यूट है उसमें पार्लियामेंट एक एक्ट पास करेगा, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य का विधानमंडल दल या फिर संसद एक्ट पास करके उस कंपनी को पास करेगी, बनाएगी, फॉर्मेशन करेगी, किसी एक्ट के थ्रू वो कंपनी बनेगी, तो वहाँ पे वो स्टैट्यूटरी कंपनी कहलाएगी। जनरली ये जो कंपनी होती है स्टैट्यूटरी कंपनी, वो पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी होती हैं, क्योंकि वो पब्लिक अंडरटेकिंग का काम करती हैं। फॉर्म्ड बाय द कैरी आउट सम स्पेशल पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, जैसे कि तुम्हारी इंडियन रेलवेज हो गई, गैस की कंपनी हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, आरबीआई हो गई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गई, वाटर वर्क्स हो गई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गई, एंड एलआईसी ऑफ इंडिया हो गई। ये तुम्हारी जो पब्लिक कंपनी, जो स्टैट्यूटरी कंपनी है, ये तुम्हारी इनकॉर्पोरेटेड होती हैं एक एक्ट के थ्रू, सेपरेट एक्ट के थ्रू, और उसका जो एक्ट होता है वो सेपरेट, उस एक्ट में ही सब कुछ मेंशन होता है। तो कंपनीज में जो डिफाइन की गई है एक्ट में, उसको जो कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करता है, और उसी में इसकी डेफिनेशन दी हुई होती है, इसी एक्ट में उसके बारे में बताया गया होता है, कंपनी के बारे में सारे रूल्स इसी में मेंशन होते हैं। इसलिए यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, इनका कोई अपना सेपरेट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं होता है। ये जो कंपनी एक्ट है, जैसे कि तुम्हारा आरबीआई एक्ट 1934 है, तो इसमें क्या है, ये इसमें इसके लिए कोई नो नीड टू यूज़, मतलब इसमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें किसी भी तरह का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यूज नहीं होता, क्योंकि ये कंपनी एक्ट जो है वो लॉ के द्वारा बनाया जाता है, पार्लियामेंट से पास होता है, तो उसके उस पार्लियामेंट का जो एक्ट होता है उसमें ही उसकी सारी डिटेल मेंशन रहती है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद थर्ड कैटेगरी की कंपनी आती है इनकॉर्पोरेशन के अंतर्गत, रजिस्टर्ड कंपनी। तो रजिस्टर्ड कंपनी में जो कंपनी एक्ट 2013 से पहले था कंपनी एक्ट, और अब जो कंपनी एक्ट 2013 के बाद है, ठीक है, तो यह जो भी 2015 का अमेंडमेंट है, वो सारे के सारे कंपनीज जो रजिस्टर्ड होंगी इस एक्ट के तहत, वो सारी रजिस्टर्ड कंपनीज ही होंगी। तो रजिस्टर्ड कंपनी आर द कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 आर अर्लियर। कंपनी एक्ट 2013 या उससे पहले की जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी वो सारी कंपनियां रजिस्टर्ड कंपनी कहलाएंगी, और इसके जो मेंबर्स होंगे उनकी राइट्स और लाइबिलिटीज होंगी वो गवर्न होंगी बाय द प्रोविज़न ऑफ दिस कंपनी एक्ट 2013। तो यहाँ पर मैंने 3 कैटेगरी बताई थी, यहाँ पे चार्टेड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। आई होप ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम अपने दूसरे पार्ट के जो टाइप्स ऑफ कंपनी में लाइबिलिटी कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो लाइबिलिटी कंपनी क्या होती है? यहाँ पे छोटा सा चार्ट आपको दिख रहा होगा लाइबिलिटी कंपनी का। तो ये लाइबिलिटी कंपनी को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लाइबिलिटीज कंपनी होती क्या है। इसको हम जो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वो एक कैटेगरी होती है लिमिटेड लाइबिलिटी की, और दूसरी कैटेगरी होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो इसमें लाइबिलिटी कंपनी के दो पार्ट हो गए, एक तो लिमिटेड कंपनी होगी और दूसरी होगी अनलिमिटेड कंपनी।
तो फर्स्ट पार्ट इज लिमिटेड कंपनी एंड द सेकेंड वन इज पहला हो गया लिमिटेड कंपनी और दूसरा हो गया अनलिमिटेड कंपनी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का क्या मतलब है, सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे लिमिटेड बाय लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो लिमिटेड कंपनी को फिर से जो है हम दो कैटेगरी में पढ़ सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम लिमिटेड कंपनी को समझें, लिमिटेड कंपनी। तो लिमिटेड कंपनी जो है तो ये कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर, तो इसको बोल सकते हैं कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर। तो कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर, यहाँ पर सेक्शन 222 हमारा कहता है, सेक्शन 222 सेक्शन 222 में कहा गया कि मेंबर्स ऑफ लिमिटेड कंपनी, मेंबर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि जितने उन्होंने कंपनी में खरीदे थे उसके द्वारा लिमिटेड होगा। यानी कि मेंबर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पर कितने मेंबर ने कंपनी के कितने शेयर खरीद रखे। लिमिटेड लाइबिलिटी बाय द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम। जो मैं डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है बिल्कुल एक्यूरेट समझाने के लिए, आपको थोड़ा फॉन्ट इसका बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिमिटेड बाय शेयर्ड कैपिटल, तो यहाँ पर मैंने दो तरीके से डिफाइन किया, एक तो लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय द शेयर्ड कैपिटल। तो लिमिटेड कंपनी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लिमिटेड बाय द गारंटी एंड लिमिटेड बाय द शेयर कैपिटल। अब लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल में इसमें ये क्या होता है कि मेंबर्स के नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स के जितने मेंबर्स के जितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उनकी उतनी लायबिलिटी होती है। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने किसी कंपनी के 10 शेयर खरीद रखे हैं, तो 10 शेयर के एक शेयर 10 रुपए के हिसाब से, तो 10 शेयर मेरे 100 रुपए के हो गए, तो मेरी लायबिलिटी 100 रुपए की बनेगी। 100 रुपए के ऊपर 1 रुपए की भी मेरी लायबिलिटी नहीं है। जैसे कि मान लो इन केस ऑफ कंपनी सफर्ड एनी लॉस, तो सपोज मैंने शेयर अमाउंट कंपनी में 100 रुपए लगा रखे थे, अब 100 रुपए में से 80 रुपए मैंने दे दिए थे और 20 रुपए मेरे मेरे अनपेड थे। अगर मैंने सारे पैसे दे दिए तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, तो वो जो लॉस है वो 1900 जो मैंने 10 शेयर लगाए उन्हीं में से कंपनी का अपना लॉस कवर करेगी कंपनी, मेरे से एक पैसे का चार्ज कंपनी नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर उनमें से मेरे पास मैंने 80 रुपए दिए थे, मतलब 80 रुपए लगा रखे थे और 20 रुपए मैंने जो 10 शेयर थे उसमें जो भी 100 रुपीज़ की क्वालिटी 100 रुपीज़ के शेयर थे उसमें से 80 रुपए मैंने पेड कर रखे थे, 20 रुपीज़ अनपेड थे, तो मेरी लायबिलिटी अनपेड अमाउंट पे ही बनेगी, पेड अमाउंट पे मेरी लायबिलिटी नहीं बनेगी। इसी को हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है लिमिटेड बाय द शेयर कैपिटल होती है, ये अब मैंने आपको समझा दिया। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई भी अगर यहाँ पे डाउट है, यानी कि मेरे पास जितनी शेयर कैपिटल है मैं मेरी लायबिलिटी खाली उतनी ही होगी। सेक्शन 222 में लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल के हिसाब से लायबिलिटी ऑफ द कंपनीज को डिफाइन किया गया। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है प्राइवेट कंपनीज का, प्राइवेट कंपनीज का। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे प्राइवेट कंपनी का। तो प्राइवेट कंपनी जो है यहाँ पे प्राइवेट कंपनी डिफाइन की गई है यहाँ पे सेक्शन 268, जिसको नहीं दिख रहा वो बता सकता हूँ, सेक्शन 268 यहाँ पे मैंने प्राइवेट कंपनी और इसको पब्लिक कंपनी दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। देखो 268 में एक चीज याद करने वाली है, 268 ऑफ द कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015,
कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015. Company Amendment Act 2015 defines the private company as a company which has a minimum paid up capital as may be prescribed and by its articles. जो मिनिमम पेड अप कंपनी जो भी उसके आर्टिकल में प्रेस्क्राइब्ड होगी उसके द्वारा जितनी होगी वो तुम्हारी सेक्शन 215 में 268 में कंपनी के अमेंडमेंट एक्ट जो है 2000, कंपनी एक्ट 2013 है लेकिन कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 में अमेंड किया गया था 2015 में। इसको 268 सेक्शन के अंतर्गत प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया था, उस तरह की कंपनी को विच हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल, जिसके पास मिनिमम कैपिटल होती है जो उसके कंपनी के आर्टिकल में डिफाइन होती है एज पर प्रेस्क्रिप्शन बाय द आर्टिकल, जो इसके आर्टिकल्स में डिफाइन होती है मिनिमम पेड अप कैपिटल, उसके हिसाब से हम प्राइवेट कंपनीज को डिफाइन कर सकते हैं। ये किस सेक्शन, सेक्शन 268 सेक्शन जरूर याद कर लीजिए, सेक्शन 268। अब इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्या बताने वाला हूँ, इसमें होती 3 रिस्ट्रिक्शन, 3 रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे आर एल और पी। ये 3 रिस्ट्रिक्शन होती है, आर एल पी, ये 3 रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं कंपनी में, जिसकी वजह से तो रिस्ट्रिक्शन नंबर जो 1 है, इसको जो आर एल पी, ये 3 रिस्ट्रिक्शन होती हैं कंपनी में। तो सबसे पहले अगर हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करेंगे तो व्हाट इज आर, आर मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफर द शेयर। ये कंपनी में राइट्स ऑफ मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। किसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करेगा। कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनके राइट्स को, ये अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी दूसरे मेंबर को। तो सबसे पहले प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी के जो जो 3 रिस्ट्रिक्शन है उसमें आर जो है, जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है वो रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफ़र द शेयर। कंपनी के ट्रांसफ़र, शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं ये मेंबर्स, और इनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है 3 रिस्ट्रिक्शंस में। पहली रिस्ट्रिक्शन राइट्स ऑफ इट्स मेंबर, देखो लिखने में मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मेरा पैड सही से काम नहीं कर रहा है ये, तो राइटिंग पैड, तो यहाँ पर आप लोग समझ जाइए, मैं बोल देता हूँ इसको, काफ़ी दिक्कत हो रही है मुझे लिखने में आज। तो 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन है रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफर द शेयर। पहला जो रिस्ट्रिक्शन है वो आर है, आर मतलब राइट्स, राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है अपने मेंबर्स की कि वो ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स को। दूसरा रिस्ट्रिक्शन है जो एल है, एल का मतलब है कि जो लिमिट है मेंबर्स की, वो देखो जो भी राइट्स और ड्यूटीज लगेंगी सब इनके मेंबर्स पे ही लगेंगी। तो सबसे पहले आर एल पी, ये 3 रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करती हैं। सबसे पहली बात तो आर का मतलब है रिस्ट्रिक्ट द राइट्स ऑफ इट्स मेंबर्स, मेंबर्स के राइट को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, और किस चीज़ के राइट को रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। एल का मतलब होता है उसको लिमिट करती हैं, किसको, मेंबर्स को। मेंबर्स की लिमिटेशंस क्या हैं, प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम है वो 2 मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्लॉज है 1% कंपनी, इसका एक एक्सेप्शन है। 1% कंपनी में खाली एक मेंबर होता है, वो हम ओपीसी को एज एन एक्सेप्शन मान के चलते हैं। तो आर एल पी मैंने 3 रिस्ट्रिक्शन बताई। पहला रिस्ट्रिक्शन है राइट्स ऑफ इट्स मेंबर्स, मेंबर अपने राइट्स को दूसरे मेंबर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राइट्स ऑफ इट्स मेंबर्स टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, यानी शेयर को ट्रांसफ़र करने का राइट्स नहीं है इनके मेंबर्स को। एल का मतलब होता है लिमिट, कंपनी के मिनिमम मेंबर्स 2 होंगे और मैक्सिमम 200 होंगे। इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, पास्ट एंड प्रेजेंट। देखो ये मैंने सारा जो अपनी इस नोट्स में है सब कुछ मेंशन किया हुआ है, देखो यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में। इसमें जो 3 रिस्ट्रिक्शन बताई गई हैं, पहली आर है, आर रिस्ट्रिक्शन का मतलब है प्राइवेट कंपनी का, मैं पढ़ देता हूँ अगर इसको, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर
अपने शेयर आउटसाइडर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये लिखा हुआ है इसमें, ये प्राइवेट कंपनी का, अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं ये नोट्स आपसे शेयर कर दूंगा। प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर अपने शेयर आउटसाइडर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। सीधा सीधा हिंदी में ही लिखा है ताकि समझ में अच्छे से सबको आ जाए। तो आर का मतलब, एल मतलब लिमिटेशन, लिमिटेशन में मेंबर्स की लिमिटेशन मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम 200 होंगे। अब इसमें मैंने क्या बताया, ज्वाइंट, यानी कि अगर कोई ज्वाइंट है, मान लो कोई शेयर है, अब शेयर आपने 100 रुपये का शेयर लिया है, तो उस 100 रुपये के शेयर में 3 लोग हैं, ज्वाइंट शेयर लेंगे। 100 रुपये शेयर में 3 मेंबर है, 1 2 और 3, तो इनको एक माना जाएगा क्योंकि वो शेयर एक ही है, ठीक है। तो इन तीनों को, ज्वाइंट को एक माना जाएगा, ठीक है। इस ज्वाइंट को 1 माना जाएगा, 1 पर्सन, यानी उसका 1 पर्सन का शेयर है, उसको 1 पर्सन माना जाएगा। तो ज्वाइंट के केस में सिंगल काउंट होगा यहाँ पे, ठीक है। मेंबर्स की संख्या कितनी मिनिमम हो सकती है, 2, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 200। अब इसमें ज्वाइंट के केस में सिंगल काउंट होगा, ठीक है। पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय को हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे कोई कोई एम्प्लॉय है, अब वो करंटली उसका मेंबर तो है लेकिन वो कंपनी छोड़ चुका है, तो वो पास्ट एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। और प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें पास्ट और प्रेजेंट जो है वो मेंबर्स जो कंपनी के, पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को हम काउंट नहीं करेंगे, मेंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा जो भी शेयर्स होंगे जिनके, उनको हम काउंट करेंगे। 200 में उन लोगों को काउंट नहीं करेंगे जो कंपनी के कभी एम्प्लॉय थे और मेंबर भी हैं, ठीक है। मेंबर, तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को हम काउंट नहीं करेंगे उन शेयर होल्डर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी लिमिटेशन में आ गई। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया है, वो ये बताया है कि रिस्ट्रिक्शन के बारे में, यानी प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर अपने शेयर आउटसाइडर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। फिर दूसरा आर एफ एल बताया, लिमिटेशन मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। इसमें हम पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय को काउंट नहीं करेंगे, ज्वाइंट को हम एज अ सिंगल मानेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट हमारा प्रोहिबिशन का। प्रोहिबिशन के पॉइंट में हम क्या कह सकते हैं कि एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज टू द कंपनी। जैसे पब्लिक कंपनी है, वो एक तरह से आईपीओ वगैरह लॉन्च करती है, सिक्योरिटीज देती हैं, तो अपनी सिक्योरिटीज को ओपनली पब्लिक के शेयर शेयर खरीदने के लिए इनवाइट करती हैं। तो प्राइवेट कंपनी इस तरह से शेयर नहीं बेच सकती है। तो ये तुम्हारा जो है, ये प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में बेसिक डिफरेंस होता है। पब्लिक कंपनीज अब क्या होती हैं, अब हम पब्लिक कंपनीज के बारे में देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं पब्लिक कंपनीज की तरफ। तो पब्लिक कंपनीज को सेक्शन 271 में डिफाइन किया गया है। तो इसमें ये जो 3 रिस्ट्रिक्शन बताई गई हैं, आर एल पी, ये तीनों रिस्ट्रिक्शन पब्लिक कंपनीज में लागू नहीं होती। ये तीनों रिस्ट्रिक्शन यहाँ से पब्लिक कंपनी में हट जाती हैं, ठीक है। 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट में पब्लिक कंपनीज को डिफाइन किया गया है, और इसमें जो है ये 3 रिस्ट्रिक्शन जो मैंने बताई हैं वो पब्लिक कंपनीज के केस में लागू नहीं होती हैं। यहाँ पर यानी कि मैक्सिमम नंबर, कोई भी लिमिट नहीं होती, कितने भी एम्प्लॉय हो सकते हैं। पब्लिक इशू ये कंपनी ला सकती है। अब यहाँ पे मिनिमम नंबर्स की बात की जाए तो मिनिमम नंबर जो होते हैं वो 7 होते हैं। अब यहाँ पर शेयर कैपिटल की बात की जाए तो कोई लिमिट नहीं है। पहले जो है 5 लाख की लिमिट थी, अब इस तरह का कोई भी लिमिटेशन नहीं है। नो क्राइटेरिया फॉर पेड अप कैपिटल नाउ। अब पब्लिक कंपनी को हम 2 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कंपनी है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, और दूसरी होती है लिस्टेड पब्लिक कंपनीज। तो ये तुम्हारा एक तरह से प्राइवेट और पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर कैपिटल के हिसाब से इसका डिवाइडेशन था। अब लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, सेक्शन 221 में जो लिमिटेड बाय गारंटी है इसके बारे में बात की गई है। तो लिमिटेड बाय गारंटी में होता है मेंबर फिक्स अमाउंट की गारंटी देता है। जैसे कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप हुई तो 2 लाख दूंगा, लेकिन केवल उसी शर्त पे दूंगा जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता है, ठीक है। तो कंपनी का जब वाइंडिंग अप होगा तो वो मेंबर 2 लाख रुपए देगा, लेकिन केवल उस शर्त पे जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी, अदरवाइज उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं रहती है। तो ये फिक्स अमाउंट गारंटी होती है।
मे और मे नॉट हैव द शेयर कैपिटल, ये गारंटी देंगे लेकिन इनके पास शेयर कैपिटल नहीं होगी। द अमाउंट ऑफ गारंटी इज मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये कहाँ पर मेंशन होगा अमाउंट ऑफ गारंटी, ये उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा। लाइबिलिटी टू पे द अनपेड कॉल्स ऑन शेयर्स, इनके अनपेड कॉल्स होंगे, उनकी लाइबिलिटीज जो है वो उनके ऊपर अगर बनेगी तो उन्हें पे करनी पड़ेगी। इस तरह जैसे कंपनी का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, जैसे कि चैरिटी हो गई, प्रमोशन, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कोई कंपनी है, साइंस के लिए कोई कंपनी है, आर्ट्स के लिए कंपनी है, कल्चर को प्रमोट करने के लिए कंपनी है। तो इस तरह का एग्जाम्पल में इस तरह की कंपनीज को हम बताते हैं कि ये कंपनीज जो हैं वो तुम्हारी कौन सी होंगी, ये होंगी तुम्हारी लिमिटेड बाय गारंटी। तो अब मैं बता सकता हूँ मैंने कितनी कंपनी, सबसे पहले मैंने बताया टाइप्स ऑफ कंपनी में, पहला ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन, मैंने 3 टाइप बताया, चार्टेड कंपनी समझाया, स्टैट्यूटरी कंपनी समझाया, रजिस्टर्ड कंपनी समझाया। अब लाइबिलिटी के हिसाब से लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बताया मैंने। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में पहला मैंने बताया लिमिटेड बाय द शेयर कैपिटल, जो सेक्शन 222 में डिफाइन किया गया है, लिमिटेड बाय द गारंटी 221 में डिफाइन किया गया है। अब शेयर कैपिटल मैंने प्राइवेट कंपनी बताया गया था, 3 रिस्ट्रिक्शन की बात की थी। सेक्शन 268 में प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया, इसमें 3 रिस्ट्रिक्शन है। RLP रिस्ट्रिक्शन मैंने प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर, कंपनी का शेयर होल्डर अपने शेयर आउटसाइडर को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। एल मतलब लिमिटेशन, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। प्रेजेंट और पास्ट कंपनी के एम्प्लॉय को काउंट नहीं करेंगे, जॉइंट को एज अ सिंगल काउंट करेंगे। प्रोहिबिशन क्या है, प्रोहिबिशन में मैंने क्या बताया था, प्रोहिबिशन में मैंने बताया था कि यहाँ पर एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज टू द कंपनी, यहाँ पे सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए ओपनली पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है प्राइवेट कंपनी। तो ये तो प्राइवेट कंपनी था। अब पब्लिक कंपनी सेक्शन 271 में पब्लिक कंपनीज के बारे में बताया था हमने, और पब्लिक कंपनी में ये 3 रिस्ट्रिक्शन नहीं लागू होती हैं। 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिटेशन कितनी भी हो सकती है, पब्लिक इशू ये ला सकती है। मिनिमम 7 मेंबर पब्लिक कंपनी में होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में कितने होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में होने चाहिए मिनिमम 2, इसमें मिनिमम 7 होने चाहिए। और इसमें शेयर की जो पेडअप कैपिटल है वो यहाँ पर की रिक्वायरमेंट थी 5 लाख की पहले, अब वो रिक्वायरमेंट नहीं है। पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू आराम से ला सकती है, एंड इट कैन बी डिवाइडेड फर्दर एज एन लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। इनको लिस्टेड और अनलिस्टेड में फर्दर हम कैटेगराइज करेंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, ये सब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर बताया था ये लिमिटेड बाय द शेयर कैपिटल, फिर लिमिटेड बाय द गारंटी बताया था सेक्शन 221 में। इसको गारंटी में क्या है कि ये शेयर इशू कर सकती है अगर इसमें कंपनी फिक्स अमाउंट की गारंटी लेते हैं और ली जाती है इसमें। अगर कंपनी वाइंड अप हुई तो 2 लाख दूंगा मेंबर्स कहते हैं, लेकिन अगर वाइंड अप नहीं हुई तो मेरी कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। इस तरह की कंपनी का ये जो अमाउंट होता है गारंटी का वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है कंपनी के। जैसे कंपनी के एग्जांपल चैरिटी कंपनी हो गई, शेयर स्पोर्ट्स को जो प्रमोट करती हैं, आर्ट एंड कल्चर को जो प्रमोट करती हैं, वो कंपनीज इसमें आती हैं। इसके बाद एक जो लाइबिलिटी में दूसरी कंपनी होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी की, जो सेक्शन 292 में डिफाइन किया गया है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी को हम सेक्शन 292 में डिफाइन करते हैं। टू 292 में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यानी कि यहाँ पर मेंबर्स की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। इट कुड आल्सो बी एक्सटेंड टू द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स शेयर। देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है, अगर कंपनी को कोई लॉस हुआ तो वो आपके पर्सनल एसेट से भी वसूले जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी को बेच के भी उनके एसेट कंपनी अपने वसूल करेगी, जो जैसे वो वसूल कर सकती है। पर्सनल एसेट तक बिक सकते हैं। मे और मे नॉट हैव द शेयर कैपिटल। तो ये मैंने तुम्हारा 2 सेक्शन डिवाइड करके बता दिए कि यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है। अब हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, वो हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।